हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एज एजुकेशन। सो आज हम लोग आरसीसी का अपना चैप्टर 6 के एमआईक्यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम लोग कॉलम को देखेंगे। हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि आज हम लोग कॉलम के क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप आपने बाकी जितने भी सेशंस हैं वो सारे देखे हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्लैब को कंप्लीट किया है 2 पार्ट्स में, तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल होता है, तो प्लीज़ इस हमारे कंटेंट को लाइक किया करिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे, आई होप, तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको भी लाइक कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हमारा चैप्टर है आरसीसी कॉलम। ठीक है, जिसमें कि हम लोग आरसीसी कॉलम के क्वेश्चंस देखेंगे। रीइंफोर्समेंट इन सीमेंट कंक्रीट कॉलम्स, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम क्या होता है, एक्चुअली लोडेड कॉलम, इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम, स्लेंडरनेस लिमिट ऑफ कॉलम एंड द रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, the reinforcement provided in the form of ties or stirrups in a column is called। सो कॉलम में जो हम लोग टाइज या फिर स्टरप्स प्रोवाइड करते हैं, वो कॉलम में कौन सी रेनफोर्समेंट होती है। ठीक है, सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ कॉलम। ठीक है, सो कॉलम हमें पता है कि कॉलम जो होता है वो एक कंप्रेशन मेंबर होता है। ठीक है, सो कॉलम इज़ अ कंप्रेशन मेंबर। एंड कंप्रेशन मेंबर्स कौन से होते हैं? कंप्रेशन मेंबर्स, ठीक है, ये वो मेंबर्स होते हैं जिनके ऊपर हम लोग एक डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने जब बीम पढ़ा या स्लैब पढ़ा तो उसमें देखा कि हम लोगों के जो भी सेक्शंस थे, जो फ्लेक्सर मेंबर्स थे हमारे, उनमें टेंशन भी आ रहा था, कंप्रेशन भी आ रहा था। ठीक है, दोनों ही चीज़ें आ रही थी। जब आपके ऊपर कभी भी बेंडिंग होती थी, चाहे वो बीम हो, जैसे कि मैं बीम का अगर केस लूँ, तो जब उसके ऊपर हम लोग बेंडिंग होती थी तो उसमें क्या होता था कि कंप्रेशन भी आता था और टेंशन भी आता था। बट दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट कंप्रेशन और अ डायरेक्ट टेंशन। ठीक है, बट इन केस ऑफ कॉलम, अगर ऐसे मैं कॉलम बनाऊँ, कॉलम का सेक्शन बनाऊँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आपको डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स लगता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कंप्रेसिव फोर्स आता है, जिसको हम लोग एक्सियल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्सियल फोर्स भी आप बोलोगे। ठीक, तो अब इसको एक्सियल फोर्स क्यों बोला? बिकॉज दिस फोर्स इज पैरेलल टू इस एक्सेस। ठीक है, क्योंकि कॉलम की एक्सेस भी वर्टिकल है और लोड भी वर्टिकली आ रहा है, तो इसी वजह से इसको एक्सियल फोर्स हम लोग बोलते हैं। एंड इस फोर्स की वजह से ही, मेनली फोर्स की वजह से ही जो भी कॉलम पे बकलिंग आती है या क्रशिंग आती है, वो इसकी वजह से ही आता है। ठीक है, जैसे कि बीम्स के केस में हमारे पास जो लोड लग रहा था वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, जो हमारी एक्सिस है, जैसे कि बीम की एक्सिस अगर ये है, तो इसके हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लोड लगा रहे थे, जिसकी वजह से बेंडिंग हो रही थी। बट इन केस ऑफ कॉलम, जो लोड है हमारा, वो हमारी एक्सिस के पैरेलल ही है, सो इट इज़ एन एक्सियल फोर्स। ठीक है, इसी की वजह से हमारे बीम में, हमारे कॉलम में कंप्रेसिव फोर्स आता है, और इसीलिए इसको हम लोग कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट हम लोग क्या करते हैं, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हम लोग लोड्स फाइंड करेंगे कि किसी भी कॉलम पे कितना लोड आएगा। ठीक है, तो उन सारे लोड्स को फाइंड आउट करके हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं अपने कॉलम में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्शन डिसाइड करते हैं कि हमारे कॉलम का क्या सेक्शन रहेगा, जिसको हम लोग AG से डिनोट करते हैं, ये हमारा सेक्शन हो जाता है। और फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं कि रेनफोर्समेंट देख लेते हैं कि कौन सी रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कॉलम के केस में जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करी जाती हैं वो 2 टाइप की रेनफोर्समेंट रहती हैं। एक तो होती है फाई मेन, जो कि ये होती है मेन रेनफोर्समेंट। ठीक है, और एक होती है आपकी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होती है ये आप 2 तरह से प्रोवाइड करते हो। ठीक है, इसीलिए जब हम कॉलम के टाइप्स की बात करते हैं तो कॉलम्स में एक टाइप रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, तो एक टाइप जो कॉलम में रेनफोर्समेंट के हिसाब से होता है वो होता है टाई रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो जब जिन कॉलम में हम टाई रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो टाई रेनफोर्समेंट कॉलम हो जाते हैं, और एक होते हैं स्पाइरल रेनफोर्समेंट। ठीक है,
इसी को ही हम लोग हेलिकल रेनफोर्समेंट भी कहते हैं। तो ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट दो तरह से प्रोवाइड करी जाती है किसी भी कॉलम में, चाहे आप टाइस प्रोवाइड कर दो, चाहे आप हेलिकल रेनफोर्समेंट या फिर स्पाइरल प्रोवाइड कर दो। ये मेरा कॉलम है, इसमें मैंने ये मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये मेरी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ टाई, ठीक है। इसको हम लोग टाई रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। एंड दिस वन इज़ मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। और अगर मैं इस तरह से कॉलम दे रही हूँ, मैं इस तरह से कॉलम दूँ, ये कॉलम है, ये मेरी रेनफोर्समेंट है, ठीक है। तो इसमें मैं इस तरह से भी अपनी रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर सकती हूँ। एक सेकेंड, वन सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये जो अगर इस तरह से रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारी हेलिकल रेनफोर्समेंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरल रेनफोर्समेंट। ये जो रेनफोर्समेंट है ये हम प्रोवाइड क्यों करते हैं, इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि अगर हमारा जैसे कि ये बीम है, ठीक है, ये हमारा कॉलम है और इसके ऊपर अगर मैं लोड लगा रही हूँ एंड दिस इज़ द हमारा मेन रेनफोर्समेंट, तो लोड की वजह से क्या होगा, जो हमारी दिस मेन रेनफोर्समेंट है ना, ये बाहर अगर इस पर बहुत ज़्यादा लोड आ गया तो ये बाहर बकल कर सकती है, ठीक है, बाहर की तरफ बकल कर सकती है। इसको कन्फाइंड करने के लिए, उसको बकलिंग से बचाने के लिए हम लोग जो है वो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट करते हैं। सो पहला रीज़न इसका ये रहता है कि टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट, ठीक है। सो मेन रेनफोर्समेंट की बकलिंग से बचाने के लिए इसको प्रिवेंट किया जाता है। दूसरा होता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल बार्स को अपनी पोजीशन में मेंटेन करके रखता है, ठीक है, कि अगर हमने एक सेक्शन बनाया है उसमें कहीं पे अपनी मेन रेनफोर्समेंट लगाई है तो उनकी कुछ पोजीशन है कि इस पोजीशन पे वो रहेगा तभी वो इफ़ेक्टिव रहेगा, है ना। तो इसलिए ये उनको अपनी पोजीशन में होल्ड करके भी रखता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। इसमें क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है कि द रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ टाइस और स्टरप्स। इन्होंने स्टरप्स बोल दिया है बट यहाँ पे स्टरप्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है। टाइस को ही स्टरप बोलते हैं बिकॉज जब अभी हम बीम में बनाते हैं तो बीम में भी हमारा जब सेक्शन हम बनाते हैं तो कुछ इस टाइप से ही होता है ना, कि अगर ये रेनफोर्समेंट है ये इस तरह से है तो ये हमारा ऐसे ही जब हम कॉलम का सेक्शन देखेंगे तो कॉलम का भी सेक्शन कुछ इसी टाइप से बनता है आपका, ठीक है। कि अगर कोई एक कॉलम है और यहाँ पे आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, तो ये आपका ये जो होता है ना, यही आपकी टाइज होती हैं, ठीक है, टाइज होती हैं, इन्हीं को टाइज बोलते हैं। तो वही आपकी स्टरअप भी हो गई। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज़ और आर नॉट यूज्ड इन आरसीसी पेयर्स। जो आरसीसी पेयर्स हैं उसमें कौन से शेप्स यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो जब भी हम आरसीसी के पेयर्स बनाते हैं तो उसमें हम लोग जो टी शेप होता है ना, इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। सो टी शेप को नहीं बनाते हैं, आप याद रखिए। रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, ट्रस्टल बेंट बना सकते हैं, डम्ब बेल टाइप भी बना सकते हैं, बट टी शेप नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेफ लोड कैरीड बाई हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम इज़। जो हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम होता है
उसमें सेफ लोड कितना आप प्रोवाइड करते हो। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा कि 2 टाइप के कॉलम थे हमारे। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ कॉलम थे, 2 टाइप्स ऑफ कॉलम थे। ठीक है, एक था आपका टाई रेनफोर्स्ड कॉलम, एक आपका है हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम। ठीक है, तो इसमें हमें पता है क्योंकि हेलिकल रेनफोर्समेंट है, वहाँ पे आपकी जो जिस तरह से वो हमारी जो बार्स हैं उनको बांधे रखा है, वो उस अच्छे से मतलब ज़्यादा अच्छे से बांधता है वहाँ पे। तो उसमें हम ये मानते हैं कि जो हेलिकल रेनफोर्समेंट होती है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो हम टाई से बनाएंगे। ठीक है, सो जो हेलिकल रेनफोर्स्ड कॉलम्स होते हैं इनकी स्ट्रेंथ, अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ मैं, तो इनकी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द स्ट्रेंथ ऑफ टाई रेनफोर्स्ड कॉलम। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो ये स्ट्रेंथ जो होती है वो 5% मोर ऑफ टाई रेनफोर्स्ड कॉलम होती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि द लोड कैरीड बाय helical reinforced column equals to 1.05 times of load carried by similar column with tie reinforcement। ठीक है, तो 5% बड़ा है हमारा स्ट्रेंथ, तो हम इसको 1.05 लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर भी हो गया है। देखो, आप क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा है कि कितना होता है, तो ऑप्शन दिया 2.5 टाइम्स, 1.05 टाइम्स द लोड कैरीड बाय द सिमिलर कॉलम विद टाइज 2 टाइम्स 1.25, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, सो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट। उसके बाद है द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर विद हेलिकल रेनफोर्समेंट टू दोज हैविंग इलेक्ट्रल टाइज। ये भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, कि कंप्रेशन मेंबर है मींस कॉलम है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है अभी बताई मैंने कि हेलिकल रेनफोर्स कॉलम की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू लेटरल टाइज। ठीक है, और वो कितनी ज़्यादा होती है, सो इट इज़ 1.05 टाइम ज़्यादा होती है, तो ये 1.05 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ एन आरसी कॉलम इज़ द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स। व्हाट इज सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, अभी हमने देखा कि जो कॉलम होते हैं, हमने अभी कॉलम के बारे में देख लिया, कॉलम कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं, एक्शियल लोडिंग आती है उसमें। ठीक है, कॉलम्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, ठीक है, तो टाइप्स की अगर मैं बात करूँगी तो दिस इज़ डिपेंड ऑन द सिलेंडरनेस रेशियो। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स भी हैं उसके टाइप्स बताने के लिए, बट एक जो मेथड है अगर मैं सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे बताऊँ कि मेरे कितने टाइप के कॉलम्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे भी डिवीज़न है। ठीक है, तो सिलेंडरनेस रेशियो के बेसिस पे जो डिवीज़न है वो है, सबसे पहले तो कॉलम का ही डिवीज़न है कि अगर आपका, अब मैं ये बता देती हूँ कि व्हाट इज़ सिलेंडरनेस रेशियो। ठीक है, तो पहले सिलेंडरनेस रेशियो ही समझ लो, फिर बाद में कॉलम का मैं टाइप्स बता दूँगी। सो सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, सो ये कॉलम के केस में, आरसी कॉलम के केस में ये लैम्डा की डेफिनेशन होती है। सो आई होप आपने लैम्डा की डेफिनेशन सोम में भी पढ़ी है, या अगर आपने स्टील पढ़ रखा है तो उसमें भी पढ़ी है, बट वहाँ पे लैम्डा आपने अलग तरीके से लिखा होगा। वहाँ पे कैसे लिखा होगा आपने, इन स्टील और सोम आपने पढ़ा होगा, तो आपने वहाँ पे लैम्डा लिखा होगा इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो इस तरह से लिखा हुआ, और जहाँ लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन को हम लोग निकालते थे I/A से। ठीक है,
ये ऐसे करके निकालते थे, तो यहाँ से लेमडा हमारा निकलता था। बट इन केस ऑफ आरसी कॉलम, जब भी आप आरसी कॉलम की बात करोगे तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन की जगह हम लोग लीस्ट लेटरल डायमेंशन ले लेंगे, उससे और इफेक्टिव लेंथ, इन दोनों के बेसिस पे हम लोग जो है लेमडा फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ गई, ठीक है, लेमडा की वैल्यू आ गई। अब लेमडा की वैल्यू, कोड ने बोला है कि अगर लेमडा की वैल्यू, इफ़ लेमडा की वैल्यू अगर आपकी 3 से छोटी है या उसके इक्वल है, तो इसको हम लोग कॉलम नहीं बोलेंगे, विल कॉल इट एज पेडेस्टल, ठीक है, इसको हम लोग पेडेस्टल बोलेंगे, ठीक। और अगर लेमडा 3 से बड़ा है, ठीक है, 3 से बड़ा है, तो ये हमारा कॉलम कहलाएगा, ठीक है। तो कॉलम के लिए हमारे लेमडा की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। बट फर्दर भी डिवीजन है इसमें, ठीक है, कि अगर लेमडा की वैल्यू 3 से बड़ी है बट 12 से छोटी या 12 के इक्वल है, तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कॉलम, ठीक है। एंड इफ़ दिस वैल्यू इज़ मोर देन 12 देन इट इज़ अ लॉन्ग कॉलम, ठीक है। बट इसकी एक लिमिट भी है कि ये वैल्यू 12 से बड़ी है, लेकिन ट्वेल्व से ये वैल्यू बड़ी है आपकी लेमडा की, बट दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 60, ठीक है। तो 60 से छोटी हो, 12 से बड़ी है बट 60 से छोटी होना चाहिए। सो मैक्सिमम वैल्यू आपकी जो लेमडा मैक्सिमम है कॉलम के केस में वो है 60, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ डिफ़ाइन करी गई हैं, बट इन जनरल जब हम लोग देखते हैं हमारी बुक्स में, तो हम बस सिंपली ये देखते हैं कि शॉर्ट कॉलम अगर है और लॉन्ग कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम में हम ये कह देते हैं कि लेमडा जो होगा वो इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2, एंड लॉन्ग कॉलम के लिए लेमडा शुड बी ग्रेटर देन 12, इस तरह से बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी अपर और लोअर लिमिट्स भी हैं, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए और 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए कॉलम, ठीक है। तो ये सारे आपके मेथड्स से, ये सारे तरीके थे जो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे पूछ रहा था कि सैलिंडरनेस रेशियो ऑफ एन आरसी कॉलम इज़ द, ये क्या होता है, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। सो लीस्ट लेटरल डायमेंशन मीन्स द शॉर्टेस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द कॉलम, लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द कॉलम हो जाएगा हमारा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन ऑफ प्लेन कंक्रीट पियर शुड नॉट बी लेस देन दैट ऑफ इट्स हाइट। सो हाइट की अगर हम बात करेंगे, हाइट के कंपैरिजन में ये क्वेश्चन आपका कोड में ही दिया है, ठीक है, कि जो आपकी लीस्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन रहेगी, कि जो आपका प्लेन कंक्रीट पियर है, पियर भी एक तरीके का जो होता है वो कॉलम ही होता है, ठीक है। तो कॉलम्स बोलो आप, पेयर बोलो, एक ही बात है। तो उसमें बोल रहा है कि जो लीस्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन रहेगी आपकी, इट शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है। सो ये आप याद रखिए कि जो लीस्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है आपकी, ऑफ प्लेन कंक्रीट, ठीक है, ये याद रखना आप कि प्लेन कंक्रीट की बात हो रही है यहाँ पे, प्लेन कंक्रीट पियर, सो इट शुड नॉट बी लेस देन 1/12 ऑफ द हाइट, ठीक है। सो हाइट ऑफ पियर बोल सकते हो आप, कि जो हाइट है आपकी उससे 1/12 से कम नहीं होनी चाहिए आपकी लीस्ट लेटरल या लीस्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो रहेगी प्लेन कंक्रीट पियर की, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1/12। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द slenderness रेशियो ऑफ अ वर्टिकल कॉलम ऑफ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर साइड एंड 300 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। बट यहाँ पे कॉलम कौन सा है, यहाँ पे इसने बोला नहीं है कि आरसीसी कॉलम है। अगर ये बोलेगा कि आरसीसी कॉलम है तभी हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, अगर उसने मटेरियल दिया है तभी लगाएंगे, और नहीं दिया है तो जनरल जो फार्मूला रहता है वो लगाएंगे। सो नाउ इन दिस केस, क्योंकि हमें मटेरियल नहीं पता, सिंपली उसने वर्टिकल कॉलम बोला है, तो यहाँ हम लोग लेमडा जो लगाएंगे वो लगाएंगे एल इफेक्टिव अपॉन रेडियस ऑफ जायरेशन,
ठीक है, लीस्ट रेडियस ऑफ डायरेक्शन जो आपका फॉर्मूला होता था, मतलब कि एल इफेक्टिव अपॉन अंडर रूट ऑफ आई बाई ए। ठीक है, तो इसके लिए अब हम आई निकाल लेते हैं। आई क्या होगा, सिंस इट इज़ अ स्क्वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन 2.5 तो हमारे पास क्या होता था स्क्वायर का a टू द पावर 4/12, तो विच इज़ 2.5 टू द पावर 4/12 हो जाएगा ये, और एरिया आपका हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग यहाँ से जो आपकी रेडियस है वो निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगी 2.5 की पावर 4/12 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 2.5। तो यहाँ से हमारी रेडियस ऑफ जायरेशन आ जाएगी विच इज़ 2.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 12 और अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 0.77216 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 0.7216। ठीक है, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू केम एज 415.74, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 416 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में है हमारे पास 416, ऑप्शन डी लगा देंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट दी slenderness रेशियो। The ultimate load capacity of an RCC column with lateral ties is attained when it develops a limiting strain of। ठीक है, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी अभी हमने देखा कि जब भी हम लोड कॉलम पे लोड, जब कोई भी एक्सटर्नल लोड आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अल्टीमेट लोड फाइंड करेंगे। ठीक है, लोड कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, जैसे कि किसी भी कॉलम पे लोड आएगा तो हमें, क्योंकि लोड इसलिए फाइंड करना है बिकॉज हमें कॉलम को डिज़ाइन करना है। जब हमें पता ही नहीं है कि कॉलम पे कितना लोड आएगा तो हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, पता है कि अगर किसी भी कॉलम पे हमारे लोड आएगा तो हम उसको इस तरह से निकालेंगे, STNAS। ठीक है, सो दिस इज़ द फॉर्मूला जिसको हम लोग यूज़ करके अपना लोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो जो सिग्मा सी होता है, ठीक है, दिस सिग्मा सी ये आपका स्ट्रेस है जो कि कंप्रेशन जो आपकी कंक्रीट है उसमें आता है। ठीक है, दिस इज़ द कंप्रेसिव फोर्स विच कम्स इन कंक्रीट। ठीक है, और ये टेंसाइल फोर्स है विच कम्स इन टेंशन। ठीक है, क्योंकि जो आपका लोड है वो दोनों पे ही आएगा, आपकी कंक्रीट और स्टील दोनों ही इस लोड को रेजिस्ट करेंगी। दैट्स वाई जो आपका लोड है वो इन दोनों के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, बट इसमें ये कह रहे हैं कि जब हम अजम्पशंस की बात करते हैं, जब हम कॉलम्स के कुछ अजम्पशंस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अजम्पशंस में वो ये कहता है कि जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन होता है इन केस ऑफ कॉलम। ठीक है, अगर अजम्पशंस की बात करें सो इट सेज कि फॉर कॉलम जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेन रहेगा इन कंप्रेशन, ठीक है, इन कंप्रेशन वो रहता है 0.002। तो ये आपका 0.002 मैक्सिमम स्ट्रेन रहता है। तो एक अजम्पशन हमारा ये रहता है कि फॉर कॉलम मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन इज़ 0.002। ठीक है, ये रहता है। और दूसरा अजम्पशन आपका ये रहता है कि जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप, वो आपकी है पैराबोलिक। ठीक है, ये आपकी पैराबोलिक मानी जाती है इन दिस केस इन कॉलम। ठीक, दूसरा ये यहाँ पे ये बोलता है, एक और अजम्पशन इसमें ये है कि जब हमारा जो है वो लोड हमारे पास एक्शियल आ रहा है और साथ में बेंडिंग भी आ रही है। ठीक है, और कुछ पार्ट कॉलम का टेंशन में है। सो इन दैट केस जो हमारे पास स्ट्रेन आता है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, तो मैक्सिमम
ठीक है। तो प्योर, जब प्योर एक्शियल फोर्स आएगा तो हमारा जो मैक्सिमम स्ट्रेन रहता है, कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन, वो 0.002 होता है। बट अगर हमारे कॉलम में एक्शियल कंप्रेसिव फोर्स भी आ रहा है, बेंडिंग भी आ रही है और कुछ पार्ट उसका टेंशन में है, सो इन दैट केस जो आपका मैक्सिमम कंप्रेशन रहता है, ठीक है, वो आपका रहता है 0.0035, जैसे कि हम लोगों ने बीम्स में देखा था। ठीक है, तो ये तभी आएगा जब आपके ऊपर, ठीक है, जब आपके ऊपर एक्शियल कंप्रेशन भी लग रहा है, बेंडिंग भी लग रही है और टेंशन भी लग रहा है। ठीक है, एंड दिस इज़ ओनली इन केस ऑफ एक्शियल कंप्रेशन। ठीक है, तीसरा आपकी कंडीशन ये रहती है कि आपकी जो कॉलम है उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, एक्शियल कंप्रेशन आ रहा है और बेंडिंग आ रही है, टेंशन नहीं आ रहा किसी भी वजह से। जब कोई टेंशन नहीं आता तो उस केस नहीं आता, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, तीनों की वजह से 0.0035, उससे कुछ वैल्यू कुछ एक फैक्टर से कम हो जाती है। ठीक है, सो इन दिस केस जो हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेन, वो आ जाता है 0.0035 माइनस 0.75 ऑफ अपसाइलन मिनिमम। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग जो है, जो हमारे स्ट्रेन है उसको बताया गया है। और ये भी इसमें बताया गया है कि जो स्ट्रेन का प्रोफाइल होता है, बिकॉज प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग बिफोर बेंडिंग, इस तरह से इसमें भी यही रहता है कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास स्ट्रेन जो होता है वो लीनियर है। ठीक है, तो स्ट्रेन जो है वो लीनियर है यहाँ पे। सो ये सारे अजम्पशंस रहते हैं। तो इसी के बेसिस पे हमने देखा कि जब भी हम लोड फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अगर हम मैक्सिमम उसकी बात करें कि हमारे कॉलम पे सिर्फ और सिर्फ एक्शियल लोड आ रहा है, ठीक है, ओनली, कोई भी बेंडिंग नहीं है, कोई सेंट्रिसिटी नहीं है, सो इन दैट केस हम लोग जो फार्मूला लगाते हैं PU का, जो कि हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, वो हम कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्ट्रेन, ठीक है, इस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम विच इज सपोर्टेड थ्रू आउट इट्स लेंथ बाय मशीनरी वॉल। ठीक है, तो अगर कोई कॉलम एक मशीनरी वॉल से अटैच है, ठीक है, थ्रू आउट इट्स लेंथ, अपनी पूरी लेंथ में वो अगर सपोर्टेड है, तो इन दैट केस, ठीक है, जब भी कोई कॉलम है, ऐसे करके कोई कॉलम आपने बनाया है और यहाँ पे ये वॉल से अटैच है, ठीक है, ये वॉल है आपकी, ये आपकी वॉल है, तो ये वॉल से अटैच है आपका कॉलम, ठीक है, ये आपका कॉलम है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो भी आपका लैम्डा होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक साइड से सपोर्टेड है, तो उस केस में आपका लैम्डा जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं देगा, वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आपकी हो जाएगी ज़ीरो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉलम्स द रेशियो बिटवीन द बकलिंग लोड एंड द सेफ लोड इज कॉल्ड। सो कॉलम में जो रेशियो है बकलिंग लोड का और सेफ लोड का, वो क्या रहता है। सो वी नो कि जो सेफ लोड और बकलिंग लोड का कॉलम होता है उसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रेशियो हो जाता है वो होता है बकलिंग लोड अपॉन सेफ लोड। ठीक है, ये हम लोग अपने उसमें भी देखते थे, जब भी हम अभी हमने जब फ्लेक्चर मेंबर्स की बात की, तो फ्लेक्चर मेंबर में भी हम लोग देख रहे थे कि फ्लेक्चर मेंबर में हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फ्लेक्चर मेंबर में हमारा क्या होता था, फ्लेक्चर मेंबर में हमारे पास जो है स्ट्रेंथ होती थी, स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर अपॉन द वर्किंग स्ट्रेस, या फिर वर्किंग जो भी हमारा लोड होता था उस तरह से निकालते थे ना। तो ऐसे ही इसमें बकलिंग लोड अपॉन सेफ लोड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉलम में क्या हो रहा है, कॉलम को हमें बकलिंग से ही तो बचाना है। ठीक है, और जो भी हमारे लॉन्ग कॉलम्स होते हैं वो बकलिंग में फेल होते हैं, शॉर्ट कॉलम्स जो होते हैं वो क्रशिंग में फेल होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए, जो शॉर्ट कॉलम्स होते हैं दे फेल इन क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग में ये फेल होते हैं, बट लॉन्ग कॉलम दे फेल इन बकलिंग। ओके, ठीक है, इस तरह से। सो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम एज कम्पेयर टू दैट ऑफ टाई कॉलम इज अबाउट। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम की कितनी होती है कंपेयर टू टाई कॉलम। ये हम बता चुके हैं कि जो हमारे पास जो हेलिकली रेनफोर्स्ड कॉलम है, ठीक है, उसकी अगर मैं लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करूँगी, सो इट इज़ 5% मोर देन टाई
रेनफोर्स्ड टाई रेनफोर्स्ड कॉलम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 5% लेस, 10% लेस, 5% मोर। ठीक है, सो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 4562,000 अ कॉलम और स्टड इज अ कंप्रेशन मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ एक्सीड्स। ठीक है, तो जिसकी इफेक्टिव लेंथ इससे एक्सीड हो जाती है उसको हम लोग कॉलम या फिर स्ट्रट बोलते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि जो कंप्रेशन मेंबर्स होते हैं, अगर हम कंप्रेशन मेंबर की बात करें तो कंप्रेशन मेंबर हमारे सिर्फ कॉलम ही नहीं होते हैं, ये 3 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कंप्रेशन मेंबर बोलते हैं। फर्स्ट इज़ पेडेस्टल, सेकेंड इज़ कॉलम, थर्ड इज़ स्ट्रट। ठीक है, तो पेडेस्टल क्या होता है, मैंने अभी बताया कि जो आपका लैम्डा जो है जिसमें इफ़ इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, मीन्स एल इफेक्टिव इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ लीड लेटरल डायमेंशन। कॉलम क्या होता है, जिसका लैम्डा मोर देन 3 हो, ठीक है, वो कॉलम है। मीन्स एल इफेक्टिव इज़ मोर देन 3 टाइम्स ऑफ LLD। ठीक है, स्ट्रट भी उसी कैटेगरी में आता है, कॉलम और स्ट्रट दोनों ही सेम है। लेकिन जो स्ट्रट होता है हमारा, स्ट्रस जो है वो एक ऐसा मेंबर है जो कि हमारे RCC सेक्शन में ना होके ये हमारे स्टील सेक्शन में होता है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई रूफ़ ट्रसेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कोई रूफ़ ट्रस अगर हमने बनाया है तो उसमें उसके केस में, रूफ़ ट्रसेस के केस में ये इस तरह के मेंबर्स लगाए जाते हैं, जिन भी मेंबर्स में, क्योंकि जो ट्रसेस होते हैं उनमें कंप्रेशन भी आता है, टेंशन भी आता है। ठीक है, डायरेक्ट कंप्रेशन और डायरेक्ट टेंशन आता है ट्रसेस के केसेस में। तो जिन भी मेंबर्स में डायरेक्ट कंप्रेशन आता है उनको हम लोग स्ट्रट बोल देते हैं, और जिनमें टेंशन आता है उसे हम लोग टाई बोल देते हैं। तो ये जो होता है स्टील में होता है, स्ट्रट जो होता है ना वो स्टील में कंप्रेशन मेंबर होता है, उसको स्ट्रट बोलते हैं। ठीक है, सो यहीं पे हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉलम और स्ट्रट इज़ अ कंप्रेशन मेंबर हुज इफेक्टिव लेंथ एक्सीड्स, तो कितनी हो जाती है, इफ इफेक्टिव लेंथ इज मोर देन 3 टाइम्स द लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लिमिट टू द स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स ऑन द कॉलम पैरामीटर। ठीक है, अब ये देख लो, लॉन्गिट्यूडिनल जो हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए कुछ बातें आप याद रखिए। जो लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट होती है, लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम, ठीक है, तो जब भी आप करोगे आपको ये याद रखना है, ठीक है, जिसको हम लोग मेन रेनफोर्समेंट भी बोलते हैं। तो जो 5 मेन होगा आपका, इट शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे कि जो 5 मेन जो आप डाया लेंगे वो 12 mm से आपका कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर रेक्टेंगुलर आपका कॉलम है तो आप कितनी मेन बार्स प्रोवाइड करेंगे, 4 नंबर ऑफ मेन बार्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सर्कुलर है, सर्कुलर कॉलम है तो उसमें मिनिमम 6 नंबर ऑफ मेन बार्स प्रोवाइड की जाएंगी, ये आपकी मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू है ये, इसको सही से लिख देती हूँ। तो मिनिमम 6 नंबर ऑफ बार्स आप प्रोवाइड करेंगे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर के केस में। ठीक है, रेनफोर्समेंट से रिलेटेड एक और चीज़ याद रख लें कि जो आप कॉलम में जो मिनिमम रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करते हैं वो होती है 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया। ठीक है, एंड मैक्सिमम जो रेनफोर्समेंट है वो है आपकी 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, ये इस तरह से रहता है। एंड ये जो वैल्यू होती है वो आपकी 8% तक जाती है अगर आप लैपिंग कर देते हो तो। ठीक है, लैपिंग में ये 8% होती है। लैपिंग क्या होती है, जब आपके कॉलम्स की हाइट ज़्यादा है, आपके पास रेनफोर्समेंट की हाइट कम है, तो आप क्या करोगे, एक रेनफोर्समेंट को दूसरे रेनफोर्समेंट से लैप कराओगे। ठीक है, जैसे कि एक बार ये है, दूसरी बार ये है। ठीक है, आपने क्या करा, इसको ये इसकी लैपिंग कर दी इस तरह से।
ठीक है। तो जब आप लैपिंग करोगे तो उस केस में जो ये रेनफोर्समेंट रहेगी वो आपकी 8% रहेगी, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए इन केस ऑफ रेनफोर्समेंट। तो इसी में ही इसकी जो स्पेसिंग की बात करी जाती है वो ये होती है स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट। ये कहा जाता है कि इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm, ठीक है। डायरेक्टली इसमें वैल्यू दे रखी है कि 300 mm से आप ज़्यादा नहीं लोगे रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द लिमिट टू स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑन द कॉलम पैरामीटर, सो इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm लगा देंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स फॉर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर कॉलम। अभी देखिए, अभी मैंने देखा कि कितनी होती है। तो रेक्टेंगुलर के लिए हमारी कितनी होती हैं, 4 होती हैं, एंड फॉर सर्कुलर इट इज़ 6, ठीक है। 4 और 6, पहले रेक्टेंगुलर है तो 4 एंड सर्कुलर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। अभी देखिए, यही सेम मैंने चीज़ आपको अभी बताई है कि जो मिनिमम आपकी रेनफोर्समेंट होती है, मिनिमम जो रेनफोर्समेंट होती है वो आपकी होती है 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। और जो आपकी मैक्सिमम रहती है, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट, वो आपकी रहती है 6% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, पहले पूछ रहा है मिनिमम देन मैक्सिमम, सो 0.8 एंड 6%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन अ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। तो डाया किससे कम नहीं होना चाहिए, ये 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ये भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन अ रेक्टेंगुलर RCC कॉलम। सो रेक्टेंगुलर RCC कॉलम में मिनिमम आप कितनी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। अगर आप रेक्टेंगुलर कॉलम बना रहे हैं तो मिनिमम आपको 4 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो 4 प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज़। मैक्सिमम रेनफोर्समेंट किसी कॉलम में कितनी हो सकती है, तो वो हमने देख चुके हैं कि इट इज़ 6% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम सेक्शन, तो 6% हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 अ लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट फॉर कॉलम शेल नॉट बी लेस देन। लॉन्गिट्यूडनल स्टील रेनफोर्समेंट फॉर कॉलम शेल नॉट बी लेस देन ऑफ द ग्रॉस एरिया, ठीक है। तो कम मतलब लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए, मीन्स मिनिमम रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट फॉर कॉलम कितना हो जाएगा आपका, 0.8% ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम रेनफोर्समेंट इन अ सर्कुलर कंक्रीट कॉलम एज पर IS 456। तो हमने देखा कि जो हम लोग कंक्रीट कॉलम में जो बनाते हैं, जो भी हमारा सर्कुलर कॉलम हो, चाहे सर्कुलर कॉलम हो चाहे रेक्टेंगुलर कॉलम हो, हमारा जो मिनिमम रेनफोर्समेंट होता है वो 0.8% ही रहता है, ठीक है। जिसमें कि कॉलम के केस में जब हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं तो हम लोग उसमें कितनी लगाते हैं, 4 बार्स देते हैं, मिनिमम 4 बार्स होनी चाहिए, ठीक है। और सर्कुलर में मिनिमम 6 बार्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन रहती है। और मिनिमम रेनफोर्समेंट तो आपको पता ही है कि AST जो मिनिमम रहता है वो हमारा 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया रहता है। सो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें से कौन सा होगा। 4 बार्स ऑफ 12 mm, ये तो रॉन्ग है। ग्रेटर 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 बार्स ऑफ 12 mm, ये भी गलत है। सर्कुलर में कम से कम 6 तो लगाएंगे ही। 6 बार्स ऑफ 12 mm, ग्रेटर ऑफ 0.8% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 6 बार्स ऑफ 12 mm, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें पता है डी सही हो जाएगा, बिकॉज हमें मिनिमम तो इतना चाहिए ही चाहिए ना, 0.8% हो और 12 mm, बिकॉज हमने माना है कि जो 5 मेन है हमारा मेन रेनफोर्समेंट, इट कैन नॉट बी लेस देन 12।
तो 12 mm का तो हम मानेंगे ही ना, मिनिमम भी अगर हम लेते हैं तो 12 mm का ही हम लोग डाया ऑफ बार लेंगे और 6 प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाकी हमें लिमिट भी दी है कि एसटी मिनिमम इतना होना चाहिए, तो उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In the case of columns of minimum dimension of 200 mm or under whose reinforcing bars do not exceed 12 mm, a nominal cover may be provided. ठीक है, सो इन केस ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन 200 mm है या फिर उससे कम है और जिसकी रेनफोर्सिंग बार्स जो है वो 12 mm से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास नॉमिनल कवर कितना हो। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा है कि जो हम लोग मिनिमम क्लियर कवर लेते हैं, ठीक है, मिनिमम जो क्लियर कवर रहता है कॉलम के लिए, मिनिमम क्लियर कवर ऑफ कॉलम वो रहता है 40 mm का। ठीक है, ये 40 mm का आपका रहता है, या फिर आप यहाँ पे 5 मेन ले लेते हो। ठीक है, सो इनमें से जो भी वैल्यू आपकी मैक्सिमम रहेगी वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपकी जो डायमेंशंस है, ठीक है, वो डायमेंशन अगर आपकी कॉलम की जो डायमेंशन है वो अगर 200 mm हो जाए, ठीक है, सो इफ़ डायमेंशन ऑफ कॉलम इज़ 200 mm and the dia of bar 12 mm, ठीक है, बार का डाया जो 5 मेन है हमारा उसका डाया 12 mm हो जाएगा, तब हमारा जो क्लियर कवर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और वो हो जाता है 25 mm। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ कॉलम ऑफ मिनिमम डायमेंशन ऑफ 200 mm और अंडर हुज रेनफोर्सिंग बार्स डू नॉट एक्सीड 12 mm, अ नॉमिनल कवर में बी प्रोवाइडेड। सो इन दिस केस हम लोग क्या प्रोवाइड कर देंगे, 25 mm का कवर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, next question, a square column section of 350 into 350 mm is reinforced with 4 bars of 25 mm dia and 4 bars of 16 mm dia, so the transverse reinforcement will be। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमने लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट देख लिया, उसकी स्पेसिंग देख ली, अब हम देख लेते हैं कि जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है वो हम कैसे और कितनी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होती है वो कोर्ट ने हमें दिया है कि जो डाया रहेगा, डाया ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होगा आपका, वो आपका 5 मेन अपॉन 4 रहेगा। ठीक है, या फिर 6 mm रहेगा, और इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका डाया ऑफ रेनफोर्समेंट हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर आपके पास आपने इस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, ऐसा कुछ रेनफोर्समेंट आपका इस तरह से है, ठीक है, सो ये डाया 5-1 है और ये डाया 5-2 है, एंड 5-1 इज़ मोर देन 5-2। सो अब इस केस में हम लोग 5 मेन कितना लेंगे, जब हमें डाया ऑफ टाई चाहिए है तो हम 5 मेन 5-1 को लेंगे या 5-2 को लेंगे। तो यहाँ से ये देखना है आपको, जो बड़ा डाया होता है वही लेना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। यहाँ पे आप देखिए 5 मेन बाई 4 या फिर 6, इनमें से जो बड़ी वैल्यू है आप वही लोगे, तो बड़े को कंसिडर करें। जब भी आप किसी बड़ी चीज़ को कंसिडर कर रहे होते हो तो आप डाया भी बड़ा लोगे। ठीक है, सो 5-1 हम यहाँ ले लेंगे और उसको 4 ले लेंगे या फिर 6 mm। ठीक है, सो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आपका 5 टाई का, जो भी टाई है आपका, टाई बार्स हैं उनका डाया हो जाएगा या फिर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का डाया हो जाएगा। सो इस तरह से हम लोग जो है इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें आप स्पेसिंग भी देख लीजिए, जो स्पेसिंग होती है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की हमारे, वो कुछ इस तरह से होती है कि इट शुड नॉट बी मोर देन, जो हमारी लीस्ट लैटरल डायमेंशन है वो, या फिर 16 ऑफ 5 मेन, ठीक है, या फिर 300 mm। ओके, सो इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो आप ले लेंगे। ठीक है,
सो या तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन या फिर 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन या फिर 300 mm। तो इन तीनों में से जो भी आपकी मिनिमम रहेगी वैल्यू वो आपकी मैक्सिमम स्पेसिंग की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा आप स्पेसिंग नहीं लोगे। अब देखिए यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं, तो जब भी आप 5 मेन कंसिडर करोगे, सो हेयर जो 5 मेन आपका रहेगा वो आपका 5-2 होगा, ठीक है, जो आपका कम वाला डाया है, ठीक है। सो इसमें लिख दो आप कम वाला डाया जो होगा वो आप स्पेसिंग में कंसिडर करोगे, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग द मिनिमम वैल्यू। तो जितना छोटा डाया लोगे उतनी कम आपकी वैल्यू आएगी, है ना, बिकॉज जितनी कम स्पेसिंग आप प्रोवाइड करोगे उतना अच्छा आपको कॉलम की स्ट्रेंथ मिलेगी। हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग नहीं देनी है, ठीक है, इतनी स्पेसिंग देनी है कि इतना एडिक्वेट रहे वो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेफ़ रहे लोड्स में, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे 5-2 लेंगे, और जब अभी हम डाया निकालेंगे डाया का, तो वहाँ पे 5-1 कंसिडर करेंगे जो बड़ा वाला डाया है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। अच्छा, इसका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक स्क्वायर कॉलम है, ओके, उसका लाइक ये एक स्क्वायर कॉलम है, इसका ये डायमेंशन है हमारे पास 4 बार्स हैं, 4 बार्स ऑफ 25 mm डाया, ठीक है। तो 4 बार्स हैं 25 mm की, और 4 बार्स हैं 16 mm की, ठीक है। सो द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, तो अभी देखा हमने कि जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है वो क्या होता है 5 मेन बाई 4, ठीक है, और 6 mm, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग कौन सा डाया बड़ा है, 25 mm डाया बड़ा है, तो 25/4 और 6 mm ये हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 2.5, तो 6.25 और 6। सो इनमें से अब अगर हम देखें तो बड़ा है 6.25, तो 6.25 तो हम प्रोवाइड करेंगे नहीं, ठीक है, 6.25 तो प्रोवाइड करेंगे नहीं, उससे थोड़ा बड़ा ही प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे 8 mm का डाया प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 8 mm डाया करेंगे फॉर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है। स्पेसिंग की बात की जाएगी, यहाँ पे देखा एट द रेट 350 mm सेंटर टू सेंटर है या 240 mm सेंटर टू सेंटर है। तो इसको देखने के लिए आपको स्पेसिंग निकालनी पड़ेगी, और जब हम स्पेसिंग निकालेंगे, इसको मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, इधर मैं स्पेसिंग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए क्या बताया है आपको, स्पेसिंग के लिए लीस्ट लेटरल डायमेंशन, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन आपकी कितनी है यहाँ पे 350/350 का होगा, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन आपकी हो जाएगी 350, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन, सो 5 मेन आपका यहाँ पे हम मिनिमम वाला लेंगे विच इज़ 16 दिया है आपको, तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 256, ठीक है, और 300 mm। सो इनमें से मिनिमम वैल्यू आपकी कौन सी है, इनमें से मिनिमम है हमारी 256 mm, ओके। तो 256 mm हमारी जो है वो मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में आपको 256 तो दिया ही नहीं है कहीं पे, या तो 240 है या फिर 300 है या फिर 500 है। सो ऑप्शन हम जो है फिर जब हमें दिया ही नहीं है तो हम लोग 8 mm डाया का ले लेंगे, 8 mm डाया एट द रेट 300 mm, इस तरह से हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ओके। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम्स आर प्रोवाइडेड टू रजिस्ट। सो लेटरल टाइज हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमने 2 रीजंस देखे थे कि एक तो ये होता था कि जो हमारे जो लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट है उसको बकलिंग के लिए हम लोग प्रिवेंट करते हैं। बकलिंग जो मेन रीज़न है वो यही है कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडल रेनफोर्समेंट है वो बकल ना करे, ठीक है। और दूसरा हमने देखा था कि जो लॉन्गिट्यूडल बार्स होती है उनको अपनी पोजीशन में मेंटेन करके रखता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट, शेयर, बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, बोथ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर। सो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स, ठीक है।
What is the minimum number of longitudinal bars provided in a reinforced concrete column of circular cross section? कोई अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का आप कॉलम बना रहे हैं तो उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स डालेंगे, ये हम देख चुके हैं. सो मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज 6. ठीक है, ये देखिए आप कितनी बार ये क्वेश्चन आया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये तो बेसिक है, पता ही होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम पिच ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इन अ कॉलम इज. ठीक है, सो देखो कॉलम में हमने देखा कि हम लोग ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का हम लोग जो है वो स्पेसिंग निकालते हैं. ठीक है, जो कि आप पिच कह लो चाहे स्पेसिंग कह लो एक ही बात है. ठीक है, जब आप हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो तो वो चीज़ पिच हो जाती है. ठीक है, ये दो इसके बीच में ये इसको आप पिच कह देते हो, और जब भी आप टाई बार्स प्रोवाइड करते हो तो आप इसको स्पेसिंग कह देते हो. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या लिखा है. द लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार टू बी टाइट. ये भी सही है, हम लोग लीस्ट लेटरल डायमेंशन देखते हैं 16 टाइम्स द स्मॉलेस्ट डाया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार टू बी टाइट, ये भी सही है. ठीक है क्या, और 48 टाइम्स द डाया ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, तो ये भी सही है. ठीक है, इसमें हाँ आप एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि जब ये वैल्यू होती है हमारी तो यहाँ पे ना एक 48 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी हम लोग लेते हैं. तो 48 टाइम्स ऑफ 5 टाई. ठीक है, या तो आप मेन डाया का ले लो 16 टाइम्स ले लो, अगर आप टाई का ले रहे हो तो टाई का 48 टाइम्स लेना, और इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग दे देगा. ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये वाला भी सही हो जाएगा. सो ऑप्शन डी हो जाएगा. ठीक, सो नेक्स्ट क्वेश्चन द पिच ऑफ लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सीड. ठीक है, सो आरसीसी कॉलम में लेटरल टाइज की पिच कितनी किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमें पता है, हमने तो पिछला भी देखा है कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन होता है 16 टाइम्स द डाया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स एंड 300 mm. ठीक है, सो ये सारे ही कंडीशंस आपकी ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में क्या है कि 300 mm इंटू 300 mm आरसी कॉलम इज रेनफोर्स्ड विद 8 बार्स. ठीक है, सो 4 बार्स 12 mm 5 की हैं, 4 बार्स 10 mm की है. टाई ऑफ लेटरल टाई 6 mm. द पिच ऑफ लेटरल टाई शेल बी केप्ट एज 300 by 300. ठीक है, तो हम ये द पिच ऑफ द लेटरल टाई पूछा है उसने. ठीक है, हमें पता है कि जो पिच होती है वो हमारे लेटरल टाइज के लिए या तो LLD, ठीक है, इट शुड नॉट बी मोर देन LLD हो गया, या तो 16 5 मेन होता है. ठीक है, 300 mm होता है, और अभी हमने देखा कि 48 टाइम्स ऑफ 5 लेटरल भी होता है. ठीक है, तो इस तरह से होता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं. हमारे पास लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 300. ठीक है, 16 5 मेन की अगर हम बात करेंगे तो हमने देखा था कि जो स्पेसिंग होती है उसमें जो हम 5 मेन लेते हैं वो मिनिमम वाला लेते हैं. ठीक है, एक हमारे पास जो 5 1 दिया है वो है 12 mm का, और 5 2 दिया है वो है 10 mm का. ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 2 लेंगे. ठीक है, बिकॉज स्पेसिंग में हमें मिनिमम लेना होता है. तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 160, और 48 इंटू हमारे लेटरल टाई का डाया कितना है 6 mm. तो 5 लेटरल इज 6, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 288. ठीक है, ये 288 आया एंड 300. सो अब इनमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी हमारी वही हमारी पिच हो जाएगी. ठीक है, सो मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी 160 इज़ मिनिमम, तो हमारी जो पिच हो जाएगी वो हो जाएगी 160 m. सो ऑप्शन इज़ सी. ठीक है, इस तरह से आप कर लेंगे इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ शॉर्ट कॉलम 300 mm by 300 mm is reinforced with 4 bars of 20 mm dia. If concrete is M20 grade, the maximum axial load PU allowed on it is. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम एक्शन लोड बताना है. ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि शॉर्ट कॉलम के लिए जो लोड की कंडीशंस होती हैं वो क्या कहती हैं. ठीक है, तो फॉर शॉर्ट कॉलम जो आपका लोड रहता है, ठीक है, ये होता है आपका सिग्मा CAC प्लस सिग्मा SASC. ठीक है, ये रहता है आपका. ठीक है, ये हमारा जो सिग्मा C है ये है डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, एंड दिस इज़ द डायरेक्ट
compressive, the permissible direct compressive stress in concrete and this is the permissible direct compressive stress in steel. ठीक है, ये होता है हमारे पास। ठीक, और एरिया AC क्या होता है, ये एरिया ऑफ कंक्रीट होता है, एरिया ऑफ कंक्रीट, एंड ASC इज एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, ये आपका पूरा रहता है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। बाकी हमें जब AC निकालना होता है तो हम लोग ले लेते हैं, बिकॉज वी नो कि जो AG होता है वो होता है AC प्लस ASC। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट AC विच इज़ इक्वल्स टू AG माइनस ASC। तो यहाँ से हम इस तरह से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कंडीशन ये रहती है कि अगर आप प्योर एक्सियल की कंडीशन ले रहे हो, ठीक है, प्योर एक्सियल लोड आ रहा है आपके, प्योर एक्सियल लोड ऑन कॉलम, ठीक है, इन दैट केस जो आपका PU रहता है उसकी वैल्यू हो जाती है 0.45 FCK AC प्लस FSC इंटू ASC। ठीक है ना, ये जो FSC होता है ना, इसकी वैल्यूज़ 3 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, पहली वैल्यू होती है 0.87 FY जो कि FE 250 के लिए होती है, 0.79 FY ये 415 के लिए होती है, एंड 0.75 FY ये आपका 500 के लिए रहती है। ठीक है, सो दिस वैल्यू, ये आपकी वैल्यू होती है व्हेन प्योर एक्सियल लोड आता है। आप मानते हो कि कॉलम पे प्योरली एक्सियल फोर्स आ रहा है। ठीक है, बट हमेशा ऐसा होता नहीं है कि कॉलम पे एक्सियल, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ एसेंट्रिसिटी आती है। ठीक है, सो इफ़ वी कंसिडर some eccentricity with axial load, तो अब जो आपके पास अल्टीमेट लोड जो आ रहा है वो आपका हो जाता है 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ठीक है, तो ये फोर्स सब आता है जब आप मिनिमम इसेंट्रिसिटी लेके चलते हो। ठीक है, तो अब देखो लोड आएगा नहीं आएगा, इसेंट्रिसिटी आएगी नहीं आएगी, ये तो हमें बाद में पता चलेगा ना जब लोड आएगा, पर डिज़ाइनिंग से पहले हमें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए जब भी हम डिज़ाइनिंग करते हैं कॉलम की तो एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी कंसिडर करके ही कॉलम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, प्योर एक्सियल नहीं लेके करते हैं, मिनिमम इसेंट्रिसिटी लेके करते हैं। इसीलिए देखिए थोड़ा सा जो लोड की वैल्यूज़ हैं वो आपकी कम कर दी गई। यहाँ पे हम 0.87 0.79 0.75 ले रहे थे, बट जब हमने इसेंट्रिसिटी कंसिडर करी तो यही लोड हमने 0.67 कर दिया और 0.45 को कम करके 0.4 FCK कर दिया। ठीक है, तो हम मानते हैं कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर या फिर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से हमारी इसेंट्रिसिटी आ जाएगी कॉलम पे, तो वो इतनी इसेंट्रिसिटी तक वो सेफ़ रहना चाहिए। ठीक है, हमारी मिनिमम इसेंट्रिसिटी की भी वैल्यू होती है जितनी हम वैल्यू अलाउ करते हैं, उसके बारे में भी अभी हम आगे देखेंगे कि कितना मिनिमम इसेंट्रिसिटी हम अलाउ करते हैं अपने कॉलम पे। बट अभी आप ये देख लो कि लोड किस तरह से आता है। ठीक है, तो ये जर्नली हमारी कंडीशन होती है जो कि हम जर्नली इसी को लेके ही लोड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इसी के बेसिस पे डिज़ाइन करते हैं। ये हमारे शॉर्ट कॉलम के लिए फॉर्मूला रहता है। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शॉर्ट कॉलम है जिसकी डायमेंशन आपको दी है, इसमें आपको रेनफोर्समेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, नाउ इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द लोड। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो 0.4 FCK आपको दिया हुआ है M20, तो आप यहाँ पे M20 रख देंगे और एरिया ऑफ कंक्रीट हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, विच इज़ AG माइनस ASC। ठीक है, सो AG आपका हो जाएगा 300/300। ठीक है, और ASC आपका कितना हो जाएगा, 4 बार्स हैं 20 mm की। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं π/4 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा AC के लिए। यहाँ से आप AC फाइंड आउट कर लोगे, यहाँ से आप AC फाइंड आउट कर लोगे, जो आपका निकल के आएगा 9 × 10⁴ माइनस पाई इंटू 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला आ जाता है, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू
प्लस 0.67, FY आपको दिया है 415 मल्टीप्लाइड, और आपका ASC कितना है पाई इंटू 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको आप फाइनली सॉल्व कर लेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें से जो भी वैल्यू होगी आप वहाँ पे इसको टिक कर लेंगे। तो ये आपका पूरा मेथड था कि किस तरह से हम शॉर्ट कॉलम में जो लोड्स हैं उनको, मैक्सिमम एक्चुअल लोड है उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 4562,000 मिनिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर अ शॉर्ट कॉलम इज़। ठीक है, हमें पता है कि जो शॉर्ट कॉलम होता है, फॉर शॉर्ट कॉलम जो आपका लैम्डा होता है, इट शुड नॉट बी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इट शुड बी लेस देन एंड इक्वल्स टू 12। ये आपका शॉर्ट कॉलम के लिए वैल्यू रहती है लैम्डा की। ठीक है, तो इट इज़ लेस देन 12, इट इज़ लेस देन 18, बिटवीन 18 एंड 24, सो लेस देन 12। ठीक है, सो शॉर्ट कॉलम के लिए इट शुड बी लेस देन, और लॉन्ग कॉलम के लिए हमारा कितना था, ये लैम्डा शुड बी मोर देन 12। ठीक है, 12 से बड़ा है, और मैक्सिमम लैम्डा की वैल्यू आपकी 60 रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ कॉलम इज रिगार्डेड एज लॉन्ग कॉलम इफ़ द रेशियो ऑफ इट्स इफेक्टिव लेंथ एंड लेटरल डायमेंशन एक्सीड्स। ठीक है, तो वहीं आ गया लॉन्ग कॉलम। अभी हमने देखा कि लॉन्ग कॉलम के लिए क्या रहता है हमारे पास कि लैम्डा शुड बी ग्रेटर देन 12 लॉन्ग कॉलम के लिए, एंड इस लैम्डा को ही हम लोग बोलते हैं एल इफेक्टिव बाय लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, तो ये रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एल इफेक्टिव इज़ ग्रेटर देन 12 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो ऑप्शन आपका यहाँ से आ जाएगा 10, नो, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्योंकि 12 ऑप्शन में है नहीं तो हम लोग डी पे लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेशियो इफ़ द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू लेटरल डायमेंशन फॉर अ RCC कॉलम एक्सीड 12। इफेक्टिव लेंथ टू लेटरल डायमेंशन का रेशियो 12 से एक्सीड कर जाएगा, देन द कॉलम शेल बी डिज़ाइन एज। तो देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। वी नो कि ये इसको हम लोग ऐसा कॉलम, उसको हम लोग लॉन्ग कॉलम के जैसे ही डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In a spirally reinforced actually loaded short column the concrete inside the core is subjected to। ठीक है, तो जब भी आप स्पायरली रेनफोर्स्ड एक्चुअली लोडेड शॉर्ट कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि इस तरह से आपकी रेनफोर्समेंट कुछ इस तरह से रहेगी, ये आपका एक आप स्पायरल यहाँ पे आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये मेन रेनफोर्समेंट हो जाती है, इस तरह से आप कुछ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बाहर आपका जो कॉलम रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा, ये दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन, कॉलम का क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से रहेगा। ये बीच में गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका स्पाइरल है और ये आपकी मेन रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी लोड होते हैं, इनके ऊपर जो कोर होता है आपका, जो कोर होता है वो आपका कोर ये कहलाता है। ठीक है, दिस इज़ योर कोर। ठीक है, ये आपका क्या है, कोर है, और इसी को हम लोग डी कोर बोलते हैं, मतलब कि कोर का डाया, ये आपका कोर बोलते हैं, इसको कोर बोला जाता है। और इसमें जो भी आते हैं स्ट्रेसेस वो आपके ट्राई एक्सियल कंप्रेशन में रहते हैं। ठीक है, तो जो कोर रहता है इट इज़ सब्जेक्टेड टू ट्राई एक्सियल कंप्रेशन। ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ कॉलम इज़ 3.5 मीटर एंड इट्स साइज इज़ 350 इंटू 350 mm। फॉर दिस कॉलम द मिनिमम इसेंट्रिसिटी इज़। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मिनिमम इसेंट्रिसिटी। तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी हमने देखा कि हम कॉलम को एक मिनिमम इसेंट्रिसिटी मान के ही चलते हैं कि कॉलम पे एक्सियल लोड के साथ कुछ मिनिमम इसेंट्रिसिटी भी आ रही है, जिसमें कि अगर इतनी इसेंट्रिसिटी आती है तो कॉलम हमारा सेफ़ रहता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमको दी है। ठीक है, इस ई मिनिमम की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है कि इट शुड नॉट बी लेस देन अनसपोर्टेड लेंथ अपॉन 500 प्लस डी और बी अपॉन 30, या फिर 20
mm, इन दोनों में से जो भी वैल्यू आपकी मैक्सिमम रहेगी ये आपकी मिनिमम इसेंट्रिसिटी रहती है, ठीक है। और इसकी जो भी है एक मैक्सिमम वैल्यू भी दी है कि इसकी वैल्यू इट शुड नॉट बी मोर देन d और b बाई 20, ठीक है। तो ये वैल्यू भी होती है। सो यहाँ हमें क्या करना है, हमें मिनिमम इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ द कॉलम हमें दिया है 3.5 मीटर एंड उसका साइज़ भी दिया है। तो साइज़ में हमें देना है कि दोनों सेम है, तो हम कोई सा भी साइज़ ले लेते हैं, ठीक है। और मिनिमम इसेंट्रिसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ई मिनिमम कितना हो जाएगा हमारा, इसको इक्वल टू कर लेंगे तो अनसपोर्टेड लेंथ हमारी कितनी है 3.5 मीटर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करके mm में कर लेंगे डिवाइडेड बाय 500 प्लस d और b 350 डिवाइडेड बाय 30 और 20 mm, ठीक है। तो इसमें से जो भी मैक्सिमम रहेगा इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो 70 यहाँ से 7 आ रहा है और इसको सॉल्व करने पे ये हमें देगा 3 1 3 3 1 3, ठीक है, 11.67 और 20। सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कुछ आएगी 18.67 और 20 mm, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। सो ई मिनिमम हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 mm, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू इट शुड नॉट बी मोर देन d और b बाई 20। तो देख लेते हैं d और b बाई 20, d और b कितना है 350 है, तो 350 बाई 20 अगर करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 2 1 2 2 7 14, तो ये आ रही है आपकी 17.5, ठीक है। सो दिस वैल्यू इज़ 17.5 और ई मिनिमम आपका 20 mm आ रहा है। तो हम जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे 17, ठीक है। तो ये हम 17 mm अपनी इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हमें मैक्सिमम लिमिट भी दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम इसेंट्रिसिटी the minimum eccentricity to be considered for an actually loaded RCC column of size 40 mm into size 400 mm into 400 mm with unsupported length of 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ई मिनिमम फाइंड आउट करना है। सो हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें अनसपोर्टेड लेंथ दे रखी है 5 मीटर की, इसको 5000 मान के डिवाइडेड बाय 500 करेंगे प्लस 400 बाई 30, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 10, ठीक है, 13.3। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 23.33 mm, ठीक है। एंड वी नो कि जो ई मिनिमम आपका रहेगा वो रहेगा 23.33 और 20 mm। सो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आपकी वैल्यू होगी वो हो जाएगा। तो ई मिनिमम जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 23.33 mm, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको हम लोग इसकी जो वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको अगर हम यहाँ से चेक करें कि इट शुड नॉट बी मोर देन d और b बाई 20, तो वो देख लेते हैं कितना आ रहा है। d कितना है हमारे पास 400, ठीक है। तो ये आ रहा है 400 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 20 आ रहा है आपका 20 वैल्यू, और ये आपकी मिनिमम आपने 23 दी है, ठीक है। तो आप कितनी दोगे, अच्छा यहाँ पे ना मैक्सिमम वैल्यू की तो बात ही नहीं हो रही है, मिनिमम पूछा है, मिनिमम इसेंट्रिसिटी टू बी कंसिडर्ड, ठीक है। आप फाइनली कितनी प्रोवाइड करोगे वो बात है ना यहाँ पे, ठीक है, कि प्रोवाइड आप कितनी करोगे। तो प्रोवाइडेड में तो आप 20 प्रोवाइड करोगे, बट क्योंकि आंसर में हमें नहीं दिया है तो आंसर इन्होंने मिनिमम के हिसाब से ही पूछा है, तो हम यहाँ पे 23.3 mm लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा 23.3 mm आंसर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द मिनिमम इसेंट्रिसिटी फॉर डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम एज पर IS 456 इज़। तो यहाँ पे आप देख लो IS 456 के अकॉर्डिंग कितना रहता है आपका, L/300 नो, L/500 रहता है, D/30 रहता है और 20 mm रहता है, और इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो ले लेते हैं। सो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। Okay, now next question. When the two ends of the compression members are fixed, the effective length will be। ठीक है, तो जो हम इफेक्टिव लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कि हमें पता था कि जो लैम्डा होता है वो क्या होता है, L इफेक्टिव बाई लीस्ट लेटरल डायमेंशन। तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन तो हमें पता ही है कि अगर कोई सेक्शन हमारा, जैसे कि हम 200/300 का सेक्शन ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। तो जो छोटी वाली डायमेंशन है वो हमारी लीस्ट लेटरल डायमेंशन है, क्रॉस सेक्शन की जो छोटी हमारी डायमेंशन होती है वो ये होती है। बट एल इफेक्टिव क्या होता है, इस एल इफेक्टिव को हम लोग अनसपोर्टेड लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन भी बोलते हैं, फ्लेक्शन, ठीक है। ये बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, तो ये सारे नाम होते हैं इस एल इफेक्टिव के। और एल इफेक्टिव की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट कॉलम के लिए डिफरेंट दी होती हैं, ठीक है। तो इसकी कई सारी कंडीशंस होती हैं, जिसमें कि पहली कंडीशन आपकी रहती है कि अगर आपका कॉलम फिक्स्ड कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में आपका जो एल इफेक्टिव लिया जाता है वो, जैसे कि आपके ये एल लेंथ का कॉलम है सपोज, तो यहाँ पे आप एल इफेक्टिव जो लोगे वो आप ले लोगे 2L, ठीक है। सेकंड कंडीशन होती है कि एक एंड आपका फिक्स है, एक एंड तो फिक्स है बट दूसरा हिंज है। अगर दूसरा एंड हिंज हो जाता है तो एल इफेक्टिव की वैल्यू आपकी 0.7L हो जाती है, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज़ थ्योरेटिकल, बट IS कोड ने हमें जो वैल्यू रिकमेंड करी है इसकी, वो करी है 0.8L, ठीक है। ये IS कोड के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड है, तो आप इस तरह से याद रख लीजिए। बाकी एक और कंडीशन रहती है कि व्हेन बोथ द एंड्स आर हिंज्ड, ठीक है, जब दोनों ही एंड हिंज होंगे तब क्या कंडीशन रहेगी, कॉलम हमारा कुछ इस तरह से है कि जिसके दोनों एंड्स हिंज हैं, तो उस केस में एल इफेक्टिव जो होता है वो एल के बराबर होता है, ठीक है। फोर्थ कंडीशन, व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स, ठीक है, जब दोनों ही एंड्स आपके फिक्स हैं तो इन दैट केस एल इफेक्टिव आपका L/2 हो जाता है, जिसको हम लोग 0.5 ऑफ L लिखते हैं। ये हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, बट इन एक्चुअल जो हम रिकमेंड करते हैं वो लेते हैं 0.65L, ठीक है। ये हमारी रिकमेंडेड वैल्यू है, तो अगर क्वेश्चन में आएगा तो रिकमेंडेड वैल्यू ही लेंगे, तो 0.65L आता है व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, ठीक है। तो ये दीज आर दी जनरलाइज्ड कंडीशंस जो आपके लिए रहती हैं इफेक्टिव लेंथ की, ठीक है। अब इसको जो हमारे जो ये सपोर्ट्स हैं, फिक्स सपोर्ट्स, हिंज सपोर्ट, इनको हम लोग एक दूसरी लैंग्वेज में भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने ये देखा कि जब फिक्स सपोर्ट होता है, ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट में हमें क्या दिख रहा है कि ना तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन भी यहाँ पे ज़ीरो है, और हमारे पास स्लोप भी ज़ीरो है एट फिक्स सपोर्ट। बट एक जो हमारा जो एंड सपोर्ट है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी ज़ीरो नहीं है और थीटा भी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। तो जब डिफ्लेक्शन हमारा ज़ीरो होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैं एक जर्नलाइज्ड टर्म में आपको लिख के दे देती हूँ। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इट वुड बी इजी फॉर यू, ये आप देख लेंगे कि क्या होगा, ठीक है। अगर आपका डेल्टा ज़ीरो है तो उसको आप कहेंगे, इसको बोलेंगे आप रीस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रांसलेशन, ठीक है। When the theta is 0, it will say कि restraint against rotation,
ठीक है, तो इस टर्म में भी बोल सकता है कि वन एंड इज़ रीस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन, जब आपके फिक्स्ड के एंड द अदर एंड इज़ नॉट रीस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप मान लोगे, समझ जाओगे कि वो फिक्स सपोर्ट है। ठीक है, ऐसे ही जब हिंज सपोर्ट की बात करेगा तो वो कहेगा, क्योंकि हिंज सपोर्ट में हमारा क्या है, हिंज सपोर्ट में हमारा थीटा आएगा, थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो बट डेल्टा इज़ ज़ीरो, बट एट फिक्स सपोर्ट थीटा भी ज़ीरो और डेल्टा भी ज़ीरो। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कंडीशंस रहती हैं और आपके क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है एल इफेक्टिव का। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि टू एंड्स ऑफ द कंप्रेशन मेंबर्स आर फिक्स्ड। तो जब दो एंड्स फिक्स होते हैं तो हमने देखा व्हेन बोथ द एंड्स आर फिक्स देन एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो आपकी 0.65 ऑफ एल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 द अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन एंड restraints shall not exceed m times the least lateral dimension of a column. Unsupported length between and restraints shall not exceed m times the least lateral dimension of a column. हाँ, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपके एल इफेक्टिव की वैल्यू है इट शुड नॉट बी मोर देन m टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन फॉर कॉलम्स। ठीक है, तो हमने देखा है कि कॉलम्स के लिए जो एल इफेक्टिव की वैल्यू है इट शुड नॉट बी मोर देन 60 टाइम्स ऑफ लीस्ट लेटरल डायमेंशन, मीन्स हमारा जो लेमडा है इट शुड नॉट बी मोर देन 60। ठीक है, फॉर द कॉलम्स। ठीक है, और ये कौन से कॉलम है, RCC कॉलम्स। ठीक है, RC कॉलम की जब बात करोगे आप तो ये लैम्डा 60 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस लैम्डा की वैल्यू आपको 60 से बड़ी मिलेगी, बट वो हम पढ़ते हैं सोम के केस में। जब हम सोम में देखते हैं तो लैम्डा की वैल्यू हमको 180 तक मिलती है, 145 भी मिलती है। ठीक है, तो वो अलग कंडीशन है, वहाँ हम लैम्डा अलग तरीके से निकाल रहे हैं। बट अगर RC कॉलम की बात होगी तो उस केस में हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लैम्डा की 60 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिडक्शन फैक्टर C टू लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर अ लॉन्ग कॉलम ऑफ इफेक्टिव लेंथ LE एंड विड्थ B इज अप्लाइड एज ऑब्टेन फ्रॉम फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जैसे भी हमने लोड कैरिंग कैपेसिटी देखी थी, हमने शॉर्ट कॉलम में देखी थी कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही लॉन्ग कॉलम के लिए जब हम लोड कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका PU आता है उस पर एक रिडक्शन फैक्टर लग जाता है। ठीक है, उसको हम फिर इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग लॉन्ग कॉलम के लिए लिखते हैं एंड दिस CR यही आपका एक रिडक्शन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, ये अब रिडक्शन फैक्टर होता है। ठीक है, तो ये रिडक्शन फैक्टर हम लोग क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज आपकी लेंथ बढ़ गई है। ठीक है, सो लेंथ के बढ़ने की वजह से जो है इस पे लेंथ का इफ़ेक्ट आएगा आपके कॉलम पे और उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से हम एक रिडक्शन फैक्टर प्रोवाइड करते हैं एंड ये जो वैल्यू होती है इसकी CR की, ये होती है हमारे पास 1.25 माइनस LE अपॉन 48B। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके रिडक्शन फैक्टर की होती है एंड दिस शुड बी लेस देन 1। ठीक है, CR की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होनी चाहिए और इस वैल्यू को हम अपने जो हमने लोड की वैल्यू थी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लॉन्ग कॉलम के लिए हमारे पास लोड आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1.25 LE माइनस LE अपॉन 48B। सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। ठीक है, next question, the reduction coefficient of a reinforced concrete column with an effective length of 4.8 and size 250 into 300 mm। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि रिडक्शन फैक्टर कितना होगा, तो आपको डायरेक्टली फार्मूला बताना है। यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे और उससे हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चन में आपसे फार्मूला पूछ लिया, ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन पे उस पर एक सवाल पूछ लेगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे कि 1.25 है और LE की वैल्यू हमारी कितनी है, इफ़ेक्टिव लेंथ आपको दिया हुआ है 4.8। इसको मैं 1 mm में कन्वर्ट कर लूँगी अपॉन 48 इंटू B की जो वैल्यू है आपकी। ठीक है, सो जो B है
वो आपका हो जाएगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ठीक है, तो ये जो बी है यहाँ पे, ये आपकी जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन है वो वाली होगी। तो इन दोनों में से लीस्ट लेटरल कौन सी डायमेंशन है, 250। तो यहाँ पे ये 250 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इस तरह से हम जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये 48 हमने कैंसिल कर दिया है। ज़ीरो 0.4 आएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.85। सो इट इज़ लेस देन 1। तो सी आर की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 0.85। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इस तरह से आप रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, चलो हो गया। ओके, सो नाउ आपके इतने ही क्वेश्चन थे कॉलम में। आई होप मैंने सारे ही जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कॉलम के वो सारे आपके कंप्लीट करा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे कॉलम में जो जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में वो सारे मैंने बता दिए आपको। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, जो जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनको नोट कर लीजिएगा। और अब मैं क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बता रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, अभी भी मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि क्वेश्चन का आंसर दिया करिए, बट आप लोग नहीं देते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम निकालना है, तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। अ शॉर्ट कॉलम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन कैरीज अ वर्टिकल पॉइंट लोड W, एक्चुअली द स्ट्रेस ऑन द सेक्शन ऑफ द कॉलम विल बी। ठीक है, सो एक शॉर्ट कॉलम है, बोल रहे हैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है और उसके ऊपर एक W लोड आ रहा है एक्चुअली। तो जो स्ट्रेस आएगा कॉलम पे, कॉलम के जो सेक्शन पे, वो कैसा होगा, 0 एट द एक्सिस रहेगा, टेंसाइल ऑन वन एंड कंप्रेसिव ऑन द अदर, 0 एट द एंड और यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। पढ़ के आपने बहुत सारे नए टॉपिक्स भी सीखे होंगे और आपका पूरा कॉलम अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अगर आपको पसंद आया हो ये सेशन तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे चैनल पे बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है जो कि आपकी पढ़ाई में, आपकी जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को फॉलो करें, हमें अप्रिशिएट करें। और जो भी आपका फीडबैक रहता है, आपको किसी भी चीज़ में डाउट है अगर, तो वो कमेंट सेक्शन में डाला करिए, पूछिए मुझसे, मैं सबका जवाब देती हूँ। जो भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है मैं उसको आंसर ज़रूर करती हूँ। तो आप प्लीज़ अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, किसी भी सब्जेक्ट से, RCC के अलावा भी आप कोई भी सब्जेक्ट होगा तो मैं उसको ज़रूर आपको उसका आंसर करूँगी। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए रहती है तो PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देती हूँ, तो उसका लिंक कमेंट सेक्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। बाकी जो भी पिछली वीडियोस हैं RCC की वो सारी देखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। देखिए आपके जो UPSC का जो भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत कम टाइम है अब। ठीक है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप अपनी तैयारी को अब स्पीड बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर आप SSC JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से अगर RCC रिवीजन करना तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और RRB JEE के लिए भी आप कर सकते हैं। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अच्छे से फॉलो करिए इसको, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी किया करिए। एंड टिल देन चलिए नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन रहेगा वो हम चैप्टर 5 हमारा 7 रहेगा, जिसमें कि हम लोग फुटिंग करेंगे। अब बस आपके 2-3 टॉपिक्स ही रह गए हैं, फुटिंग हो गया, रिटेनिंग वॉल रह गया है। ठीक है, बस यही 2-3 टॉपिक हैं जिससे कि आपका RCC कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग एक नया सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे अच्छे से। ठीक है, सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच।